हेलो एवरीवन। आज हम अगले लेसन में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 3, ठीक है, पार्ट बी की यूनिट 1 में, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल और सेल के जो विभिन्न पार्ट होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सेल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सेल के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन केंद्रक में जो चीजें पढ़ेंगे, केंद्रक में क्या होता है, साथ में इसमें डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कौन से मेंस के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, हम उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके आंसर लिखने में आप सक्षम होगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो देखिए, हमने जैसे क्या पढ़ा था, सेल पढ़ा था, ये होगी हमारी सेल। सेल के बीच में सबसे क्या होता है, केंद्र। अब केंद्र में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है। यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जैसे केंद्रक, सेल के अंदर केंद्रक में क्रोमेटिन मटेरियल, जो जैसे गुणसूत्र बनते हैं, फिर गुणसूत्र में डीएनए में जीन, और जीन क्या करता है, आनुवांशिकता को ले जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है, संरचना और कार्यों सहित समझाइए। डीएनए और आरएनए का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तथा उनके जैविक महत्व को स्पष्ट कीजिए। गुणसूत्र, जीन एवं आनुवंशिकता के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। न्यूक्लिक अम्लों की संरचना, प्रकार एवं जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। जंपिंग जीन क्या है, उनकी खोज, विशेषता, महत्व। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके लिए न्यूज में भी जंपिंग जीन रहता है। आनुवंशिकता में जीन की भूमिका, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 7 मार्कर में, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की संरचना का वर्णन करिए। जैसे आप अपन ऐसे पढ़ेंगे कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, इस तरह से आप देखोगे डीएनए, ठीक है, और आरएनए सिंगल होता है। तो ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो आरएनए की थाइमिन के स्थान पे कौन सा होता है, यूरेसिल, इसको अपन देखेंगे। डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है, केंद्रका का काम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप मेंस के हिसाब से देखेंगे। केंद्रक की खोज किसने की, जीन क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर। तो एक बार लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने पिछले लेसन में क्या किया था। तो पिछले लेसन में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं सेल आपको दिखाता हूं कि सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं और सेल में केंद्रक कहाँ पे होता है। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये सेल पढ़ा था, ये होती है सेल। अब सेल में हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। सेल में सबसे बाहरी सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में इसमें सेल वॉल होती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जो साइटोप्लाज्म होता है। इसमें छोटे छोटे फैले रहते हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दो प्रकार के हमने पढ़े थे, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनमें राइबोसोम होंगे वो रफ कहलाते हैं, जिनमें राइबोसोम नहीं होंगे वो स्मूथ होंगे। स्मूथ वाले में लिपिड का संश्लेषण पढ़ा था और रफ वाले में प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा था। फिर इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद हमने गोल्गी बॉडी भी पढ़ा था, वैक्यूल पढ़े थे जो वाटर और फूड का स्टोरेज करते हैं। पादप सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए पादप सेल का आकार बताया था, बड़ा होता है। सेल वाल बता दिए, क्लोरोप्लास्ट जो कलर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल का ये बीच वाला हिस्सा। ये बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। सेल के बीच का हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के फिर एक बीच में होता है न्यूक्लियोलस। तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस किससे बाउंडेड रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेगी। इसके अंदर फिर केंद्रक के अंदर भी एक केंद्र रहेगा, न्यूक्लियोलस बोलेंगे इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर और क्या चीजें मिलती हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं इसको दिखाता भी हूँ कि केंद्रक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फिर आप दिमाग में रखिए, एक गोल वाला साइज बड़ा वाला कि सेल हो गई। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी के अंतर्गत एक बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिर बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो समझ गए हम कौन सा टॉपिक पढ़े, सेल। सेल का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है केंद्र पढ़ने वाले हैं सेल का। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, पूरी हो गई सेल जो बड़ा वाला है, और इसके अंदर जो बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है उनको हम डिटेल करेंगे। ओके, मैं थोड़ा न्यूक्लियस को और जूम कर रहा हूँ। अब आप इसको देखिए, जो केवल केंद्र का हिस्सा है सेल की, तो इसमें देखो क्या क्या है। इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, न्यूक्लियर इन्वलप। सबसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसमें लिक्विड जो फैला है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें इस तरह से जाल फैला है, एक जाल, उस जाल को बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। फिर क्रोमेटिन मटेरियल ही आगे चल के गुणसूत्र में बदल जाएगा या क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन, जीन, इस तरह से पूरा हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। तो न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस में कवर है, न्यूक्लियस इन्वलप है, इसमें छोटे छोटे पोर भी होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें जो जाल फैला हुआ है उसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। तो फिर से रट लीजिए, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, तो दो शब्द हैं, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया पूरा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस यानी केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रक, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल। बिल्कुल इनको रट लो ताकि इसको स्ट्रक्चर लिखने को आएगा तो इस तरह से आप गोला स्ट्रक्चर बना देना। इस डायग्राम को भी देख लिए, सेंटर, मैंने सिर्फ सेंटर को लिया है। तो ये क्या हो गया पूरा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और सेंटर मिलेगा तो न्यूक्लियस। ये जो जाल फैला है क्रोमेटिन मटेरियल है। इसके जो जिस सेल से मेम्ब्रेन से कवर है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया, जो लिक्विड भरा है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो, सेल, सेल के अंदर होता है केंद्र, केंद्र के अंदर फिर केंद्र है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। उसमें जो जाल फैला है उसको आप क्या बोलोगे, क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन लिक्विड भरा है उसको बोलोगे आप न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं बार बार अब आपको डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, अब आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी सेल, सेल के अंदर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हो गया एक जाल जिसको क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा। यह कोशिका के अंदर किस उसमें होता है, सेंटर ऑफ द सेल होता है, कोशिका के सेंटर में होता है, और गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल है वो तो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो स्फेरिकल है, सेंटर ऑफ द सेल है। इसको और क्या नाम दिया गया है, कंट्रोल सेंटर होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो देखो कितने फीचर आपको पता चल गए। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, स्फेरिकल इन नेचर, सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इतनी चीजें आपको याद रखना है। केंद्रक की यदि हम संरचना की बात करें, अब इसके अंदर क्या क्या होता है तो मैंने डायग्राम में देख लिया, सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। आपको मैं डायग्राम में दिखा चुका हूं, एक बार और देखना हो तो देख सकते हैं आप, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर। इसके बाद हम तो केंद्रक के जो चारों ओर ये झिल्ली है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कवर है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें एक सेमी अर्ध तरल पदार्थ लिक्विड जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म भी आपको दिखा चुका, ये क्या है, सेमी प्लस सब्सटेंस है, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक जाल होता है। अब इसमें एक जाल है, ऐसे फैला रहेगा, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है, जाल फैला रहेगा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो केंद्रक, केंद्रक की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, इसमें जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो जाल है वो क्रोमेटिन नेटवर्क। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है इससे आपको ध्यान रखना है, ये अभी कैसे फैला है, इस तरह से फैला है, ऐसे ऐसे जाल जाल फैला है जैसे जाल, ठीक है। लेकिन आगे चल के एक किस में बदल जाएगा, क्रोमो क्रोमो क्रोमोटिन है, जो क्रोमोटिन जो मटेरियल है आगे चल के गुणसूत्रों में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है यदि कभी आए तो। केंद्रक में जो क्रोमोटिन जाल पाया जाता है, कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोटिन गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है, यानी क्रोमोटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। इस लाइन को याद रखो, जो क्रोमोटिन मटेरियल का जो जाल है केंद्र के अंदर, वो आगे चल के जब सेल का विभाजन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गुणसूत्र में। गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स में। केंद्रक में एक या अधिक न्यूक्लियोलस है, वन और मोर न्यूक्लियाई आर पर, यानी फिर से देखो, सेल, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर
केंद्रक। केंद्र के अंदर भी एक केंद्र है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो ये एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। वन और मोर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर से देखो, सेल, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रक, तीन स्ट्रक्चर मिल गए आपको। ये हो गई आपकी कोशिका, कोशिका में क्या मिला आपको, केंद्र, और केंद्र के अंदर मिला केंद्रक। केंद्रक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। आपको देखना हो तो एक बार आप डायग्राम में फिर से देख लीजिए। देखिए, जो रेड कलर की पट्टी है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। इसके अंदर जैसे जाओगी ग्रीन लिक्विड जो भरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर एक जाल फैला हुआ है जिसको हम, उस जाल को क्रोमोटिन मटेरियल बोलेंगे। एक क्रोमोटिन मटेरियल जब सेल का डिवीजन होता है तो आगे चल के किस में बदल जाएगी, गुणसूत्र में बदल जाएगी। अब केंद्र के अंदर एक और केंद्र है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। बस इतनी चीजें हमने पढ़ ली और यही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। ओके, चलिए। अब जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्र, तो केंद्र के अंदर जो केंद्र है इसको बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अब इसी की बात कर रहे हैं, केंद्र के अंदर जो केंद्र है। इसमें क्या होगा, इसका क्या काम है, आरएनए का प्रमुख स्थान है। इसमें आपको आरएनए मिलेगा, आरएनए का संश्लेषण। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर आरएनए। इस लाइन को आप याद रखो, न्यूक्लियोलस का क्या काम है, इसमें आरएनए का सिंथेसिस होगा। इट हेल्प इन राइबोसोम फॉर्मेशन। तो जो केंद्र के अंदर जो केंद्र है इसमें दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक आरएनए का सिंथेसिस हुआ और दूसरा राइबोसोम का। ये दो चीज आपको याद रखनी है। केंद्र, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका में दो चीजें हुई, आरएनए सिंथेशन और राइबोसोम। अब जो मैंने क्रोमोटिन मटेरियल का वो जो जाल ऐसे ऐसे फैला था वहां पे, ठीक है, वो जाल का क्या काम है वो देख लेते हैं। तो क्रोमोटिन मटेरियल से बनते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो क्रोमोटिन मटेरियल है एक किस में कन्वर्ट हुआ, गुणसूत्र में। अब गुणसूत्र के अंदर आपको क्या मिला, डीएनए मिला। डीएनए के अंदर क्या मिलेगा आपको, जीन मिलेगा। जीन क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ले जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम में क्या हो गया, डीएनए मिलेगा। क्रोमोसोम आर नोन एज अ कैरियर ऑफ द हेरिडिटी, यानी जो एक वंश के जो कैरेक्टर हैं, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जो जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके जो कैरेक्टर है वो गुणसूत्र से जाते हैं, डीएनए में पाया जाता है। गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए। डीएनए गुणसूत्र वंशानुगत का भाग है। जो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। 46 बोल दो या 23 जोड़े बोल दो, 23 पेयर्स या 46। अब गुणसूत्र हो गए। गुणसूत्र की बात आ गई, बात जीन की। जीन जो है डीएनए का कार्यात्मक खंड होता है। यानी कभी आपसे पूछे जीन क्या है, तो जीन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए बिना जीन की कुछ नहीं कर पाएगा। तो डीएनए में जो भी चीजें फंक्शनल रूप से करता है, कौन करता है, वो जीन करता है। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन ही कैरेक्टर को ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जीन माता पिता के संतानों के गुणों का स्थानांतरण करता है। एक और जीन होता है जंपिंग जीन, जो अपने, जंपिंग मतलब जंप करेगा, जो बार बार अपनी साइट को चेंज करेगा। यानी जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकलिंटॉक ने की थी। एक गुणसूत्र पर अपना स्थान बदलते रहते हैं, यानी दे कैन चेंज देयर पोजीशन। बस इस लाइन को याद रखो। तो 2 नंबर में यदि कभी आए 2 मार्कर में जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन क्या है, जंपिंग जीन वेयर डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकलिंटॉक। क्या काम है इसका, ये हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसलिए इसको हम जंपिंग जीन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेरे हिसाब से आपको न्यूक्लियस में समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, सेल, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रिका, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोटिन मटेरियल है। क्रोमोटिन मटेरियल जब सेल विभाजन होता है तो गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र के अंदर, ठीक है, देखो हमने क्रम से फिर लिख दे रहा, यहाँ पे हमने पढ़ा क्रोमोटिन मटेरियल, ये क्या है, एक तरीके का जाल है। जब सेल का विभाजन होता है तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये गुणसूत्रों में बदल जाता है। अब गुणसूत्र के अंदर आपको क्या मिला, डीएनए मिला। ठीक, डीएनए की जो फंक्शनल हमने यूनिट पढ़ी वो क्या पढ़ी, जीन पढ़ी। ठीक, जीन में भी एक प्रकार हमने पढ़ा
जीन का जंपिंग जीन। इतनी चीजें आप क्रम से याद कर लो, बस हो गया। तो सबसे पहले सेल, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्र का, इनके अंदर एक जाल है जिसको हम क्रोमोटिन मटेरियल बोलेंगे, जो सेल विभाजन में गुणसूत्र में बदल जाएगा या क्रोमोसोम में बदल जाएगा। क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए की फंक्शनल यूनिट को जीन बोलते हैं, और जीन ही क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक ट्रेट्स को ट्रांसफर करता है। तो मेरे हिसाब से बेसिक चीजें आपकी, इससे ज्यादा न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, आप क्लियर हो गया होगा। क्या क्या हमने पढ़ लिया, एक बार आप फिर से इस डायग्राम को देखो। हमने पढ़ा केंद्र, केंद्र किससे, एक मेम्ब्रेन से घिरा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जैसे हम अंदर जाएंगे, ग्रीन कलर जो दिख रहा है, एक लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या फैला हुआ है, एक जाल फैला हुआ है, उस जाल को क्या बोलते हैं, क्रोमोटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमोटिन मटेरियल का क्या काम है, इसका एक काम है, जब सेल का विभाजन होगा तो गुणसूत्र में बदल जाएगा, गुणसूत्र में डीएनए मिलेगा, डीएनए में फंक्शनल यूनिट को हम जीन बोलेंगे। जीन का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करेक्टर ले जाना। पूरा आपका न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपका यदि 7 मार्कर में आए, 2 मार्कर में आए, आपको यही लिखना है और इस तरह से एक गोला डायग्राम बना के दिखा देना कि सेल, ठीक। और मैंने आपको डायग्राम तो बहुत सारे दिखाए हैं, फिर से आपको देखना तो देख लीजिए। है सेल, सेल में जो गोल वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं, इसी को हम पढ़ रहे हैं आज, न्यूक्लियस को, ठीक। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि जो सेल होती है ना, सेल के अंदर कुछ न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उन अम्लों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी उनकी बात करेंगे, ठीक। कौन कौन से होते हैं, जैसे आरएनए, डीएनए आपने सुना, वही सब हम डिटेल से अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है, किसने खोजे थे, फ्रेडरिक मिसर ने खोजे थे। ये नाम आपको याद रखना है, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर। ये जीवित कोशिकाओं के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब सेल क्या है, लिविंग है, लिविंग के महत्वपूर्ण जो घटक है ना, वो यही होते हैं। तो दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल में बहुत महत्वपूर्ण रोल कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करते हैं। इन अब न्यूक्लिक एसिड लिखे हैं तो इनका नेचर क्या उस तरह से, एसिडिक इन नेचर। दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होती है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, इस लाइन को याद रखो, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। इस शब्द को आपको बिल्कुल रट लेना है। कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल के अंदर होते हैं जो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, हम जो डीएनए आरएनए पढ़ना, तो थोड़ा मैं इसका एक आपको ग्राफ चार्ट दिखाता हूं। आप देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डीएनए और दूसरा हम पढ़ेंगे आरएनए। डीएनए में अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीमर किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स में दो हिस्से होते हैं, फास्फोरिक वाले एसिड और न्यूक्लियोसाइड। तो फास्फोरिक एसिड अभी अलग करो। न्यूक्लियोटाइड्स दो चीजों से मिलकर बना है, फास्फोरिक एसिड से और न्यूक्लियोसाइड से। कौन बना है, न्यूक्लियोटाइड्स। थोड़ा थोड़ा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल, उनमें आया डीएनए आरएनए। अब डीएनए में आ जाओ, न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स किसको मिलके बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड से मिला दो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड दो हिस्से आ गए, इसमें नाइट्रोजन वाले क्षार और डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक। तो शुगर छोड़ दो, आप नाइट्रोजन क्षार में आ जाओ। नाइट्रोजन क्षार में दो है, पिरामिडीन और प्यूरीन। ये प्री में भी आते रहते हैं। अब पिरामिडीन दो है, साइटोसिन, थाइमिन। प्यूरिडीन, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में दो है, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरामिडीन में साइटोसिन, थाइमिन। तो अब हमें क्या चीजें मिली, फाइनली हमें मिला कि डीएनए चार चीजों में, चार उसमें क्षार होते हैं। कौन कौन से, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। इसी प्रकार आरएनए में भी होते हैं, बस एक लास्ट का चेंज हो जाएगा, वो आपको मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। आरएनए डीएनए में बस एक ही अंतर है लास्ट में, ठीक। वो अंतर मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, न्यूक्लिक जो भी जितनी भी लिविंग सेल है, न्यूक्लिक अम्ल होगा। न्यूक्लिक अम्ल दो होंगे, एक होगा डीएनए, एक होगा आरएनए। डीएनए किससे बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स से बने होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं,
जब दो चीजें मिलाओगे, आप फास्फोरिक एसिड मिला दो और न्यूक्लियोसाइड मिला दो। अब न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? नाइट्रोजन के क्षार और शुगर से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोस से मिलकर बनता है। अब नाइट्रोजन क्षार में क्या क्या शामिल है? पिरामिडीन और प्यूरिन। यदि ये ना भी याद आए तो नाइट्रोजन क्षार में 4 याद कर लो: साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। ये हमने पूरा मामला पढ़ लिया डीएनए। डीएनए में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, समझ गए? देख लिए। अब मैं एक आपको डायग्राम नहीं तो दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, दो बने हैं, एक है आरएनए, दूसरा है डीएनए। ठीक, एक मिनट, आपको मैं फिर से दिखाता हूं। देखो एक चीज आप समझ लो, यदि सिर्फ ऐसा बना हो, रुको, एक ऐसे, और यदि ऐसे ऐसे करके दोहरा स्ट्रक्चर हो ऐसे, तो एक जो इस तरह का है, इसमें बेस जुड़े रहेंगे, इसको बोलते हैं आरएनए, जो एक ही हेलिक्स हो। लेकिन जब इस तरह से दोहरा जुड़ा हो और इसमें फिर ऐसे जुड़े रहते हैं बेस, तो इसको बोलते हैं डीएनए। तो हम यही थोड़ा डिटेल में आपको अच्छे से डायग्राम दिखाने वाला हूं कि डीएनए और आरएनए, यदि सिंगल लाइन है ऐसी तो उसको आरएनए बोलेंगे, और यदि ऐसी डबल है तो उसको डीएनए बोलेंगे। अब आप इसको डायग्राम को देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। आप इस डायग्राम को देखो, ये जो डबल मैंने बताया ये डीएनए वाला, ये लिखा है, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो सिंगल वाला है इसको बोलते हैं आरएनए। अब आप कौन के, अब देखो इसमें 3 लाइन खींची है, इसमें भी 3 लाइन खींची है, ये 3 लाइन कौन किससे जुड़ी है आपको ये बताएंगे। देखो हमने वो पढ़े थे, डीएनए में क्या होता है? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। तो कभी मल्टीपल चॉइस में आए तो आपको ये नाम याद रखना है, CGAT। फिर देख लो आप, CGAT यानी साइटोसिन, ग्वानाइन, एडिनाइन, थाइमिन, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स से देख लो, दोहरी लेयर है, ये 3 आपस में जुड़े हैं। अब आरएनए में क्या होगा? एक लेयर हटा दो, ये हटा दी, एक लेयर हमने काट के हटा दी, तो जब एक लेयर हटा दी तो इसको बोलते हैं आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या था? डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बन गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। सारे ऊपर के सेम हो गए, लास्ट का नीचे का देखो, जहां थाइमिन लिखा था यहाँ पे यूरेसिल हो गया। तो बस आपको यही याद रखना है। यहाँ पे क्या पढ़ा? CGAT, यहाँ CGAU हो गया, यानी जहां थाइमिन होता है डीएनए में, आरएनए में यूरेसिल होता है। बस यही आपको अंतर याद रखना है। ये डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, इसमें CGAT है, इसमें CGAU है। ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये कौन सा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक, ये जो बेस पेयर है देख लो, इसमें न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं आपको अंदर इसका डिटेल दिखाता हूँ। तो ये क्या आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर यदि बनाने को आ जाए तो बस आपको डीएनए बनाने में डबल हेलिक्स बनाना है और इसमें आरएनए। इस डायग्राम को भी देख लिए, बस आपको यही दिमाग में रखना, हो गया और कुछ नहीं। ठीक, ऊपर से CGAT और यहाँ क्या है? CGAU हो गया, U और यहाँ पे T, थाइमिन, और इसमें यूरेसिल, यही अंतर है और इसके अलावा कोई अंतर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे डबल आपको लेयर मिलेगी, यहाँ पे सिंगल लेयर। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, नहीं, अब हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे डीएनए के बारे में? डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या होता है? अनुवांशिक सूचना का भंडार होता है। इसमें आपको क्या मैंने दिखाई थी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने बनाया ऐसे और फिर इसके ऐसे, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। द्विकुंडलित संरचना, इसको किसने खोजा? वाटसन और क्रीक ने। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में। तो पहला, डीएनए आपका क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखेगा, अनुवांशिक सूचना रखेगा। दूसरा, इसमें डबल हेलिक्स होगा। तीसरी जानकारी, इसको वाटसन और क्रीक ने बताया। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा, जो भी वो डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था, क्या होता है? डीऑक्सीराइबो होता है, आपने वहां से देख लिया था। इसमें क्या है? ATGC, ये भी आपको दिखा दिया था। ए के साथ टी जुड़ा रहेगा, ए भी आप याद रख सकते हैं। ए के साथ टी डबल बॉन्ड में, और सी के साथ जी ट्रिपल बॉन्ड में। ए भी आपको याद रखने पूछ सकता है,
वनडे एग्जाम में भी और स्ट्रक्चर बनाने में। जो ए के साथ कौन जुड़ा रहेगा, टी, कैसे, डबल बॉन्ड से, और सी के साथ जी। तो जो आपने 4 पढ़े थे ना, ए टी सी जी, तो चारों में कौन, ए के साथ टी और सी के साथ जी। तो बेस पेयरिंग ओकर ए टी और सी जी। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अब आप आरएनए देखिए, आरएनए क्या है, वो डीऑक्सीराइबोज था, ये राइबोज शर्करा है, ठीक है, राइबोज शुगर होती है। यूरेसिल, अब यूरेसिल रिप्लेस थाइमिन, उसमें जो थाइमिन टी था किससे रिप्लेस हो गया, यू से रिप्लेस हो गया, बस, और सब सेम रहेंगी। आरएनए मेनली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो डीएनए का सिंथेसिस था, डीएनए क्या कर रहा था, जो हेरिडेट कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, एक पीढ़ी से दूसरी में, हेरिटेज या अनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से। जबकि आपका आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ ऐसे बना रहेगा आपका, जबकि डीएनए कैसा रहेगा, ऐसे डबल रहेगा, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंड, वो डबल स्ट्रैंड। ये प्रोटीन करता है, वो क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को ले जाता है। यहाँ यूरेसिल होता है, वहां थाइमिन होता है, ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, बस यही आपको अंतर देख लेना, हो गया। डीएनए आरएनए में अंतर है, देख लो। ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और ये राइबोज शर्करा। थाइमिन होता है इसमें ए टी सी जी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टी की जगह टी रिप्लेस किससे हो जाता है, यू से, बस ए यू सी जी हो जाएगा इस वाले में। डबल हेलिक्स एकल, सिंगल। अनुवांशिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। इसमें मुख्यतः एक केंद्रक न्यूक्लियस में होता है, और एक न्यूक्लियस में भी हो सकता है, और जो साइटोप्लाज्म था उसके अंदर, जो सेल के अंदर साइटो, वहां पे सेल में कहीं भी पड़ा रह सकता है, आरएनए पड़ा रहता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए में आपका ये अंतर होगा। ये मैंने शुरुआत, अब आपको रिवीजन करना हो तो देख लो हमने क्या क्या पढ़ाया आज। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, इसको कोशिका का सेंटर या कंट्रोल रूम बोलते हैं। इस पे क्या होता है, न्यूक्लियो एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ऐसे कि मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें न्यूक्लियो, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, इसमें जाल होता है जिसको क्रोमोटिन मटेरियल बोलते हैं। इस सेंटर के अंदर भी एक सेंटर होता है जिसको केंद्र का बोलते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की, डबल हेलिक्स होता है, डबल होता है, ठीक है। वाटसन और क्रीक ने इसको खोजा। इसमें ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से। तो आपको ए टी सी जी बता दिया था। आरएनए राइबोज शर्करा है, यूरेसिल उपस्थित होता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये आपका रिवीजन या शॉर्ट नोट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें गुणसूत्र होते हैं, अनुवांशिकता, जो डीएनए अनुवांशिकता का वाहक होते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। जीन क्या है, अनुवांशिकता की या डीएनए की क्या हमने पढ़ी थी, डीएनए की फंक्शनल यूनिट को जीन बोलते हैं। डीएनए का फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बस ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2 मार्कर, ठीक। तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आपको डायग्राम के जरिए रिवीजन करा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। शुरुआत हमने इससे की थी, फिर से देख लो। सेल, सेल के अंदर केंद्र, केंद्र में देखो क्या क्या है। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें एक जाल फैला है जिसको क्रोमोटिन का जाल कहते हैं। और केंद्र में एक, केंद्र के अंदर भी एक केंद्र है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इतनी चीजें हमने शुरुआत में पढ़ी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा है डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। तो एक बार उसका भी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं। इसको देख लो आप, ये है, एक तरफ आपका डीएनए है, दूसरी तरफ आरएनए। डीएनए में हमने पढ़ा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, और यहाँ पे हमने पढ़ा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, केवल यूरेसिल। थाइमिन में यूरेसिल चेंज हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। इसको डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बस हो गया, आपको इतने याद रखना है। तो 2 चीजें हमने, और इसको रिवीजन भी कर लिया। तो आपको यदि ये लेसन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।